हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका स्वागत करता हूं बेटा। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है वर्चुपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं वर्बल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। बेटा पिछली क्लास में वी हैव डन 25 क्वेश्चंस और आज मैं फिर आपके लिए अगेन हम फिर आए हैं, फिर करने जा रहे हैं 25 क्वेश्चंस। एक बात याद रखिए बेटा, जो वर्बल एबिलिटी के लिए जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं, जब आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अगर प्रॉब्लम्स अगर जा रही है तो बेटा इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो उसमें थोड़ी सी कमी है। आपको अपने बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाले। और अगर आप इनको वाकई में आसानी से समझना चाहते हो तो फिर आपको बेटा थोड़ा बेसिक पर ध्यान देना होगा। अब बेसिक पर सर ध्यान कैसे दें? एक बात ये भी आती है कि सर बेसिक पर ध्यान दिया कैसे जाए। तो बेटा देखिए, जो आपकी जो छोटी क्लासेस है, फिफ्थ, सिक्स, एट्थ, टेंथ, ट्वेल्थ, यहां तक की जो ग्रामर होती है ना, स्कूली ग्रामर, कम से कम आपको इतना तो बनना चाहिए। अगर आपसे इतना बनता है तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को समझने लायक हो जाते हैं, आप समझने लग जाते हैं। और देखिए, पढ़ाई और लिखाई, पढ़ना और किसी चीज को समझना, अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने खुले दिमाग से बैठना होगा। अगर आप सोचे कि कुछ अपने आप हो जाए तो नहीं होने वाला है। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मेहनत करते हैं और मेहनत रंग लाती है, ऐसा सभी कहते हैं। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि मेहनत करने वाले बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लाया हूं 25 क्वेश्चंस। और इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी इंग्लिश कितनी पावरफुल होते जाती है, किस प्रकार से हम इंग्लिश को सीखते जाते हैं। काफी कुछ आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगा, इसलिए बने रहिए। बीच में से अगर आप छोड़कर जाते हैं तो शायद आप बहुत अच्छी चीजें मिस कर जाएंगे, इसलिए क्लास में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। भाई खालिस्तान भरना है अपने को, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। कह रहा है कि बाय द टाइम ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, मतलब अपना ग्रेजुएशन खत्म करने तक, ही, और ब्लैंक दिया हुआ है, ऑल द मेजर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। उन्होंने क्या किया कि इसने अपना ग्रेजुएशन जो खत्म किया है ना, ग्रेजुएशन खत्म करने तक क्या किया इसने, शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज थी वो सारी कंप्लीट कर चुका था वो। तो कह रहा है हैड बीन रीडिंग आएगा कि रीड आएगा, या हैड रीड आएगा या हैज रीड आएगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए बेटा। ये आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा, एक आफ्टर और बिफोर का यूज, आफ्टर और बिफोर का यूज किया होगा। इसमें क्या होता है, आफ्टर और बिफोर के यूज में बेटा कभी भी ना दो प्रकार की चीज आती है। सबसे पहली चीज क्या आती है, एक ऐसा काम होता है जो पहले हो गया हो। क्या होता है, एक अर्लियर डन होता है। एक काम है जो अर्लियर डन होता है और एक काम है जो लेटर डन होता है, जो बाद में डन होता है ना। यानी दो स्थिति बनती है, एक काम या तो पहले हो चुका होता है और दूसरा जो काम है उसके बाद हुआ होता है। तो ये जो पहले जो काम हुआ होता है ना बेटा, इसको हम हैड प्लस वी3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, इससे बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनता है, इस बात को भी समझिएगा। अच्छा, और ये लेटर डन का क्या करते हैं, हम इसको ना बेटा V2 से बनाते हैं। यानी कि अगर हम इसको ग्रामर की भाषा में बोले तो भैया ये आना चाहिए आपका पास्ट परफेक्ट में, इसमें आना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये V2 जो है तो ये आना चाहिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, चलिए आज की क्लास बेटा बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बिल्कुल बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको आज आज की क्लास डेफिनेटली आपको बहुत सारी नई चीजें सिखा कर जाएगी। तो चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा भाई कि एक एक नॉर्मल सा हम वाक्य लेते हैं कि एक काम करते हैं ना, जो हमेशा से चलता है वही वाक्य लेते हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, मर चुका था, मर गया था, ऐसा कुछ भी, है ना। तो देखिए किसी काम के पहले देखिए डॉक्टर आया और मरीज जो है मर चुका था, ये मरीज जो है मर चुका था, दो काम हुआ। अब बताओ डॉक्टर के आने से पहले, यानी पहले काम कौन सा हो गया था, यानी फर्स्ट डन का वर्क कौन सा है, मरीज का मरना, और जो बाद में हुआ वो कौन सा काम है, डॉक्टर का आना। तो दो काम हुआ ना, यानी कम डॉक्टर, डॉक्टर का आना, और मरीज का मरना बोले डाई,
द पेशेंट, है ना। तो कौन सा काम पहले हुआ बेटा? पहले काम ये मरीज के मरने का हो गया है। तो जो काम पहले हुआ है, मतलब मरीज के मरने का काम, यानी जो पहले हो गया उसको हम हेड थर्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? ये बनेगा कि द पेशेंट हैड डाइड। वो मर चुका था भाई, पेशेंट हैड डाइड। अब कब मर चुका था? बिफोर। अब ये जो बाद वाला काम है ना बेटा, वो V2 में बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर क्या है? डॉक्टर आए, मतलब बिफोर द डॉक्टर केम, V2। बोलिए, समझ में आया? बोले द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यही चीज यहां पर लागू की जा रही है बेटा, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सेम चीज है। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ आफ्टर और बिफोर तो दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी को समझते हैं। यहां पर एक चीज दी हुई है बेटा, दैट इज बाय द टाइम। बाय द टाइम यानी बाय द टाइम, मतलब यहां इसके पहले जो काम हुआ है, यहां पर एक वर्क है, ये जो वर्क हुआ है इसके पहले तक है ना, कोई काम हो चुका है। तो ये जो कह रहा है कि बाय द टाइम ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, उसने ना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब तक उसने क्या कर लिया था? ही उसने मतलब शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज जो है वो पढ़कर खत्म कर दी थी। तो ये जो है, अब देखिए, हैड बीन रीडिंग नहीं आएगा, रीड नहीं आएगा, हैज रेड नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? हैड रेड। कैसे, क्यों आया भाई हैड रेड? इसको भी समझ लेते हैं। इसको रीड पढ़ते हैं, लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म बन जाए तो इसको रेड पढ़ते हैं। ओके, तो बाय द टाइम ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन बाद में हुआ ना, ये ग्रेजुएशन लेटर डन वर्क है, और ये जो है ये अर्लियर डन वर्क है, ये पहले हुआ वाला काम है। तो जो काम पहले हुआ है वो किसमें बनेगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोले बाय द टाइम ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन ही हैड रेड ऑल द मेजर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर हम आंसर पे निशान टिक लगाते हैं, फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका हो जाएगा बेटा आंसर थर्ड वाला। कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड वाला, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, कि भाई जो नीचे जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें एक एरर, एक गलती है, और आइडेंटिफाई द पार्ट, उसको पता करो। इफ देर इज नो एरर चूज नो एरर, अगर एरर नहीं है तो फिर एरर नहीं है, ऐसा भी चयन कर लो। बोले वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन, वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन लेस इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। भाई पहले तो समझ लो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। यानी ये छुट्टियों में, जब गर्मियों में कुछ हम चीजें सीखते हैं ना, तो वोकेशनल ट्रेनिंग वो हो गया, ठीक है। जैसे घुड़सवारी सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, इंग्लिश की क्लासेस हम कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कंप्यूटर क्रैश कोर्सेज वगैरह हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो ये पढ़ाई होगी, और एक होती है बेटा एकेडमिक पढ़ाई। तो ये एकेडमिक पढ़ाई क्या है, पहले इसको समझ लो। एकेडमिक पढ़ाई मतलब जो आप क्या करते हो, स्कूलों में पढ़ते हो, है ना, ये एकेडमिक कहलाती है। स्कूल में, कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हो, ये क्या कहलाती है? एकेडमिक पढ़ाई कहलाती है। तो ये जो वेकेशनल ट्रेनिंग है और ये जो एकेडमिक ट्रेनिंग है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना, शुड नॉट बी सीन, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि लेस इंपॉर्टेंट, कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है देन एकेडमिक एजुकेशन, कि वो स्कूल के जो एजुकेशन है उससे कम है। तो ऐसा नहीं देखा जा सकता, मतलब दोनों इक्वल है भाई। अगर आपको घुड़सवारी, आपको स्विमिंग करना आता, आपको कंप्यूटर चलाना है, ठीक है, दिस थिंग्स आर नॉट टॉट इन योर स्कूल, एक्चुअली दिस थिंग्स आर नॉट द पार्ट ऑफ योर स्कूल एक्टिविटीज, है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि एकेडमिक चीज जितनी महत्व रखती है, उतना ही महत्व वेकेशनल ट्रेनिंग भी रखती है। तो बात यह आ रही है कि वेकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन लेस इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। अब बताइए इसमें एरर कहाँ है भाई? देखिए सबसे पहली बात तो पूरी चीज यहां से लास्ट तक के पूरा सही है, मतलब इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है। देखिए ये देन लगा है, तो देन के बाद क्या लगा हुआ है? लेस इंपॉर्टेंट। अब एक बात आती है, बोले सर ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, तो बोले देन के बाद, देन के पहले क्या आना चाहिए? कंपेरेटिव डिग्री। तो बोले यहां तो मोर आना था ना, है ना। तो बेटा याद रखना, मोर और मोस्ट जो हम लगाते हैं ना, ये अधिक बताने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर कम बताना है तो उसके लिए हम लेस लगाते हैं और लिस्ट लगाते हैं। ये दो चीज भी याद रखना, एक बहुत बढ़िया चीज है। आप यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट मतलब कम महत्वपूर्ण, और अगर मोर इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण, और आप यहाँ पर लिस्ट लगा देते हैं ना, ये लिस्ट, ये वाला लिस्ट अगर लगा देते हो तो इसका मतलब तो होता है लिस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण। और अगर सबसे ज्यादा कहना है तो हम क्या लगाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो गया भाई? हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है कि नो एरर, है ना, कोई एरर नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर।
भाई एक एरर तो है किसी न किसी भाग में। आइडेंटिफाई द पार्ट इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। अगर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो फिर नो एरर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू वैक्सीनेट पीपल इन अफ्रीकन कंट्रीज। अब देखिए भाई, यहां पे दिया हुआ इसने, देखिए देयर किसके लिए आता है, ये दे के लिए आता है ना, यानी जब प्लूरल होगा हमारा सब्जेक्ट तब देयर लगेगा। वो अपने प्रयासों को लगा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये तो एक चीज है ना। तो एक चीज है, तो यहां पर आना क्या था, इट्स आना था, इट्स एफर्ट्स। ठीक है, ये तो एक संस्था है ना। मस्ट इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू वैक्सीनेट पीपल इन अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीका की जो कंट्रीज है महाद्वीप में, जो जो देश पड़ते हैं, इन देशों में बोले पूरा प्रयास करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। तो ये हमारे पास काम करने वाला एक है, संस्था है ना, पूरी कमिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंगुलर है। और उसके लिए हमने पजेसिव केस क्या लगा दिया, प्लूरल वाला, तो गलत हो गया। तो यहां पर इट्स आना था, देयर नहीं आना था। ओके, तो अब गलत किस में, देखिए इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स, ये वाला हमारा एरर आ गया पार्ट ए में। चलिए, समझ में आ रहा है। चलिए भाई, भाई इसको देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ही के लिए क्या आता है, हिज। सी के लिए क्या आता है, हर। आई के लिए माई, वी के लिए आर, यू के लिए क्या आता है, यू के लिए आता है योर। उसी प्रकार बेटा दे के लिए क्या आएगा, दे के लिए आता है देयर। और इट के लिए क्या आएगा, इसके लिए आता है इट्स। ओके, अब ये अगर इस पूरे को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो बनेगा क्या, इसको प्रोनाउन अगर देना चाहे तो क्या देंगे भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई एक संस्था है ना, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा इट। और इट है तो इट के लिए यहाँ पर देयर दे दिया है, ये गलत हो गया, इसलिए इसके लिए क्या आना था, इट्स। तो यहां पर इस प्रकार से हम इसको करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। भाई ब्लैंक को भरना है और मोस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसे ही यहां पर फिल करना है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें कुछ चीजें ऐसी पता होती है कि हम उसको आग बंद करके हम उसको यूज कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है बेटा जिस पर कुछ रूल्स काम करते हैं। कुछ रूल्स को कैसे वो अप्लाई हो रहे हैं वहां पर, उस पर भी हमें छोटा मोटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो आपका बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। कम से कम किसी स्कूली टीचर के पास ना अपना ग्रामेटिकल पोर्शन जरूर कंप्लीट कर ले, है ना, उसके बाद ये ऐसी चीजें आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इस बात को समझिएगा कि वाइल गोइंग फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, भाई कहां जा रहे थे, फॉर्मल मीटिंग में जा रहे थे। और फॉर्मल मीटिंग क्या होती है, फॉर्मल मतलब ऐसा होता है कि ऑफिशियल होगी, अच्छे लोगों के साथ बैठना होगा, मतलब आप अपने अनुसार वहां काम नहीं कर सकते। वहां जो मीटिंग जो हो रही है वहां पे जो जितने भी सदस्य बैठेंगे, जितने भी मेंबर्स वहां पर होंगे, उन सबको आपको रिस्पेक्ट देना है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको वहां पर रहना है। तो वाइल गोइंग फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, जब आप मीटिंग में जा रहे हो किसी फॉर्मल मीटिंग में विद क्लाइंट, है ना, अपने क्लाइंट्स के साथ, है ना, तो यू शुड बी ऑन योर बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर वो कैसा होना चाहिए, कैसे बिहेवियर के साथ आपको जाना चाहिए, बेटर यानी ज्यादा अच्छे बिहेवियर के साथ जाना चाहिए, गुड के साथ जाना चाहिए, वेल के साथ जाना चाहिए, बेस्ट के साथ जाना चाहिए। अब देखिए बेटा ये है बेस्ट। बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपको एक चीज पता होगी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। यहाँ द दिख नहीं रहा है, यहाँ पर द तो दिख नहीं रहा है। अगर द नहीं दिख रहा है इसका मतलब साफ है कि ये बोले यार क्वेश्चन ही गलत हो गया, बोले, है ना, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, बोले यहाँ द कैसे आएगा। अब देखिए सॉरी बेस्ट कैसे आएगा, क्योंकि द नहीं है। बेटा एक्चुअल में आपको पता होगा कि किसी भी एडजेक्ट ये बेस्ट भी क्या है, एडजेक्टिव, और ये द भी क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव ही है। क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव भी कौन सा, आर्टिकल वाला पार्ट है, ये आर्टिकल का एडजेक्टिव है। ओके, और ये जो योर है ना बेटा, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये भी तो एक एडजेक्टिव है ना, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है बेटा, ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो बात तो है ना कि एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव तो लगा सकते हैं, फिर चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री क्यों ना हो। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब यह है कि जरूरी कि आपको दही लगाना है, वहां पर आपकी कंडीशन भी तो अप्लाई हो रही है। यहां पर अब आपको यह पता होगा कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल, ये दोनों आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के स्थान पर आए। मतलब जो काम यहां द करने की कोशिश कर रहा था वही काम योर कर रहा है। तो यहां पर बेटा बेटर नहीं आएगा, क्योंकि तुलना नहीं हो रही है, किसी से तुलना नहीं हो रही। गुड भी आ सकता है, चलो गुड बिहेवियर, ऑन योर गुड बिहेवियर, पर बेटा आप फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो तो सिर्फ क्या अच्छे व्यवहार के साथ जाओगे कि सबसे अच्छे व्यवहार के साथ जाओगे, वेल वेल भी तो वही बात हो गई। और बेस्ट है ना, तो यहां पर एक्चुअल में क्या आएगा, यहां पर आएगा बेटा आंसर में बेस्ट। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी वाला। कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। डी ऑप्शन से जो है वो हमारा सही हो जाएगा।
चलिए इसको पहले हम हटाते हैं, फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा आपका जो आंसर है वो डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहे हैं कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कंटेन एन एरर। भाई किसी ना किसी एक भाग में गलती है, आइडेंटिफाई द पार्ट। वो पार्ट को आइडेंटिफाई करो, पता करो। तो कह रहे हैं कि माई इंस्ट्रक्टर वार्नड मी, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या किया, वार्न किया, चेतावनी दी। क्या, नॉट स्विमिंग इन डीप वाटर, कि भैया गहरे पानी में मत तैरना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वार्न है, ये वार्निंग करने के बाद काम फ्यूचर में होगा या फिर काम पास्ट में होगा? सोचिए बेटा, सोचिए। यानी वार्न फ्यूचर के काम के लिए दिया गया है कि पास्ट के काम के लिए वार्निंग दी गई है? यानी पीछे के काम के लिए कोई वार्निंग देता है क्या? वार्निंग तो हमेशा आने वाले समय के लिए दिया जाता है ना, कि ऐसा काम नहीं करना। आ रही ना बात समझ में? तो याद रखना, जो ये स्विमिंग शब्द यहां पर आया, देखिए आईएनजी फॉर्म वाला, ये एक्चुअल में क्या है, ये जरेंड है। ठीक है बेटा, जरेंड। और जरेंड का यूज ना बेटा हम पास्ट के एक्सपीरियंस दर्शाने के लिए करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? जरेंड का यूज करते हैं। ओके, अगर ये पास्ट के लिए हो रहा है, अगर ये मैंने कहा भाई पास्ट के लिए हो रहा है, तो फिर वार्निंग तो फ्यूचर के लिए दी जाती है, फिर यहां कैसे आएगा? तो बोले सर फिर फ्यूचर के लिए क्या करें? तो बेटा फ्यूचर के लिए ना हमेशा इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव का। अब भाई ये इन्फिनेटिव और जरेंड क्या है? मैंने कहा ना बेटा कि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक इंग्लिश सीखने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जाएगी। और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन ना बेटा उन्हीं के लिए बनाए जिनका कम से कम बेसिक तो स्ट्रांग हो, ताकि वो इस मैदान में खेलने के लिए तो आए, कम से कम इक्विपमेंट तो हो आपके पास। भले ही सारी चीजें आपसे ना बनती हो, लेकिन कुछ चीजें तो हो जिनसे कि आप शुरुआत तो कर सको। तो शुरुआत करने के लिए तो बेटा इन्फिनेटिव और जेरेंड क्या होता है? जेरेंड जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब ये नाउन बन जाए तो ये जेरेंड हो जाता है। और जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब ये आ जाए, नाउन बन जाए, तो ये इन्फिनिटी हो जाते हैं, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। ओके, चलिए किसी क्लास में हम इन्फिनिटी और जेरेंड के बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो वार्निंग तो फ्यूचर के लिए देना था, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये स्विमिंग नहीं आना था। क्या आना था बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना था, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो फिर यहाँ पर देखिए इन डीप वाटर, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉट स्विमिंग ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, है ना। मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सेकंड वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो गया बेटा। पहले इसको क्लियर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट स्विमिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए भाई आगे देखते हैं। यू कैन गिव मी माई रेफरेंस, भाई तुम मेरा रेफरेंस दे सकते हो। अब कब दे सकते हो? बोले यू थिंक दैट, अगर आप ऐसा सोचते हो, इट वुड बी हेल्पफुल, अगर मेरा नाम लेने से आपका काम बन रहा है तो आप मेरा नाम ले सकते हो, बोले आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो। अगर मेरे नाम, सिर्फ मेरे नाम से आपका काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। बोले यू थिंक दैट इट वुड बी हेल्पफुल, यू कैन गिव माई रेफरेंस, मेरा नाम आप ले सकते हो, मेरा रेफरेंस आप दे सकते हो। तो यहां पर क्या आएगा? तो देखो बेटा, वेदर का तो सवाल ही नहीं होता। वेदर तो यहां पर तब लगता ना जब ये क्या वाला शब्द निकलता, है ना। अनलेस तो तब निकलता ना जब नहीं जैसा शब्द निकलता। तुम नहीं सोचते हो, अगर तुम नहीं सोचते हो तो फिर नहीं सोचते हो तो फिर वो नाम रेफरेंस क्यों करेगा, है ना। क्योंकि ये अनलेस अपने आप में नेगेटिव बना देता है सेंटेंस को। इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर क्या है? इन ऑर्डर तो होता ही नहीं ना, इन ऑर्डर टू होता है एक्चुअल में, है ना। इन ऑर्डर क्या होता है? तो कहने का मतलब यहां पर ये तीन चीज को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। आएगा तो क्या आएगा? यहाँ पर ईफ आएगा। अब जो ईफ का सेंटेंस होता है ना, इसकी एक खास बात होती है। यहाँ पे सबसे पहले में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। उसके बाद में क्या आता है बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? विल। तो फिर विल आना चाहिए। कैन भी आ सकता है बेटा, क्योंकि कैन भी क्या होता है? फ्यूचर की ही बात दर्शाता है। अगर आप बोल रहे हो कि आई कैन प्ले मतलब मैं खेल सकता हूं, तो खेल थोड़ी ना रहे हो, भविष्य में खेलोगे ना। इसलिए कैन भी क्या है? विल का स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया, है ना। भविष्य की ताकत दर्शाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? कैन का। तो इफ के बाद कैन भी आता है। तो अगर मैंने यहां पर इफ लगाया तो देखिए अब सेंटेंस को, इफ यू थिंक, अगर आप ऐसा सोचते हो, दैट इट वुड बी हेल्पफुल, कि आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा, तो यू कैन गिव माई रेफरेंस। तो बेटा बोले आप मेरा नाम ले सकते हो, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा इसका भाई? ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो गया, इफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसी लग रही क्लास? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में और आपको समझ में आ रही चीजें, बेटा लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल आपको ये क्लास जो है बहुत फायदा देने वाली है। आप यहाँ से बहुत कुछ आज सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर। फिर एरर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट, उस पार्ट को पहचानी जिसमें एरर है। इफ एरर इज नो एरर, चूज नो एरर। अगर एरर नहीं है तो फिर तो नो एरर को चयन करेंगे। कह रहे कि रिसर्चर्स तो समझते हो ना, खोज करने वाले, खोजी,
है ना। तो कह रहे हैं कि खोजी लोग आर येट ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर बूस्टर्स शॉट्स विल बी नीडेड आफ्टर इनिशियल इनोकुलेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, याद रखिए। इसमें एक शब्द आया यट। ये यट की खास बात क्या है, ये दो जगह आता है बेटा, या तो इज एम आर प्लस यट आई प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर क्या होगा, इधर सब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा आता है परफेक्ट टेंस में। किसमें आता है, परफेक्ट टेंस में। अब यहां पर आपको क्या ऐसा लग रहा है, कुछ इज एम आर तो है, पर देखिए बोले सर टू बी तो है, यहां पर टू बी तो दिया है। एक्चुअल में टू तो बेटा ये फाइंड के लिए दिया है, ट्राइंग के लिए नहीं दिया ना, ये तो आईएनजी फॉर्म है ना। बोलिए समझ में आ रहा है, तो आईएनजी फॉर्म है भाई वो। और इसका मतलब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी मेन तो ये है। ये तो टू फाइंड, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये वर्ब का काम नहीं करती है, क्या बेटा, इन्फिनेटिव है। और ये काम किसका करती है, ये काम करती है किसी नाउन का। तो यहाँ मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब का जो काम है वो हमारा ट्राइंग कर रहा है ना। और अगर ये मेन वर्ब का काम अगर ये कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर यट नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पहले टू आता तो चलो हम मान भी लेते हैं, पर नहीं आ सकता, है ना। अच्छा ये है क्या चीज, इसको भी समझ लेते हैं। पहले मैं इसको हटाता हूँ, क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने कहा कि आई एम यट टू टेक फूड, मतलब अभी मैं खाना खाने वाला हूं, मतलब यह है कि मैंने खाना खाया क्या, नॉट नहीं लगाया, फिर भी सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया कि मतलब इसका मतलब यह है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं भी खाना खाने वाला हूं, मतलब खाना खाया नहीं है, खाने वाला हूं। और अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि आई हैव नॉट टेकन फूड, आई हैव नॉट टेकन फूड यट, अगर मैं यट को हटाकर बात करूं तो क्या, आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, कब, अभी तक, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे तो नोट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ बिना नोट लगे, बिना नोट लगे ये परफेक्ट मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और ये बेटा दोनों सेंटेंस जो है ना एक इक्वल सेंस रखते हैं, दोनों सेंटेंस क्या है, इक्वल सेंस रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बोथ सेंटेंसेस आर बोथ सेंटेंसेस है इक्वल मीनिंग, दोनों का जो अर्थ है वो एक जैसा है, कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है ना। तो यहां पर तो ऐसी स्थिति है नहीं, यहाँ ट्राइंग ये गलत हो गया हमारा, या तो फिर ये यट नहीं आना था, या फिर ये यट नहीं आना था, एक्चुअल में यहां पर यट ही गलत होगा। तो यहां पर देखिए यट जिसमें लगा है वो एरर दे दो, ये बी पार्ट हमारा एरर फाइंडिंग के लिए आ गया कि रिसर्चर्स आर यट ट्राइंग टू फाइंड, मतलब यहां पर यट लगा हुआ है ना, ये अभी भी गलत हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको हमें सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि आई है ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, और आई कांट लीव द ऑफिस, अभी मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता। बोले कब तक, 1 आवर, 1 घंटे तक, यानी जब तक 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं ऑफिस से नहीं जा सकता। अगर मैं कहूं कि बाय, यानी 1 घंटे के पहले हो जाएगा, तो भाई तो काम तो इसके पास बहुत है ना, कंडीशन भी तो मायने रखती है, और वो नहीं कर सकता ना, कब तक, जब तक 1 घंटा पूरा ना हो जाए। तो बाय तो आएगा नहीं। उसके बाद बोले सिंस, सिंस तो पास्ट के लिए दर्शाता है, यहाँ सिंस से तो हम पास्ट टाइम को बताते हैं, फ्यूचर टाइम को कभी नहीं बताते। और एक कांट है ना, तो ये तो फ्यूचर के लिए आ रहा है। तो फॉर, चलो भाई फॉर के बारे में बात करते हैं। बोले फॉर आ सकते हैं क्या, बोले 1 घंटे के लिए, मतलब वो तो छोड़कर जाता तो बात होती ना, यहाँ तो छोड़कर नहीं जा रहा है ना, तो फिर फॉर भी नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा, यानी जब तक कि 1 घंटा पूरा न हो जाए तब तक, अंटिल मतलब क्या, इसने इसको नेगेटिव बना दिया, एक ही 1 घंटा पूरा जब तक हो नहीं जाता तब तक मैं ऑफिस से नहीं जा सकता, ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, अंटिल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन तो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, ये क्वेश्चन के बाद ना, मैं सच बता रहा हूँ, जब इस क्वेश्चन को मैंने किया था, जब मैंने आपके लिए टाइप कर रहा था, मैं जब इसकी क्या बोलते भाई स्लाइड बना रहा था, बेटा मुझे अंदर से लगा कि यार नहीं, कुछ तो गलत है जो हो रहा है टीचर्स लोगों के साथ में। देखिए गवर्नमेंट क्या करे, टीचर्स जो है ना, इनके काम को ना, टीचर्स का जो उत्साह है ना पढ़ाने का, उसको खत्म ही कर दिया है। और इसके पीछे ना 100% मैं तो भाई गवर्नमेंट का ही हाथ मानता हूँ। देखिए कैसे है, देखिए इस पहले पहले तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बात करते हैं। बोले द मेन कॉज, यानी कि जो मुख्य कारण है ऑफ टीचर्स लिविंग द वर्क फोर्स, वर्क फोर्स मतलब वहां काम करने वाले कामगारों की संख्या, तो जो टीचर्स की संख्या में जो गिरावट आ रही है, टीचर जो लिविंग छोड़कर जा रहे हैं, इज नॉट, इसका कारण ये नहीं है क्या कि टफ एंड रिजिड वर्क, कि बहुत कठिन काम है,
है ना, रिजिड, बहुत कठोर उनसे काम लिया जा रहा है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए टीचर्स जो है आजकल स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं चाह रहे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट इन स्कूल, एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आजकल ठेका हो चुका है। ये देखा होगा ना आपने, संविदा टीचर, है ना, ये संविदा क्या है भाई, मतलब कुल मिला के ठेका दे दिया गया है ना, इन स्कूल्स, है ना। तो स्कूलों में ठेका दे दिया है, जिस और साथ में क्या हुआ है कि बट फिर कह रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, इट इज पुअर वर्किंग कंडीशन। भाई ये जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है, ये जो स्थिति है काम करने की कैसी है, दयनीय स्थिति है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, याद रखना एक सीधी सी बात की, बट के साथ क्या आता है, रेदर आता है। हाउएवर के साथ बट नहीं आता, सो के साथ बट नहीं आता, और देन के साथ बट नहीं आता। बट आता किसके साथ है, रेदर के साथ। तो यहाँ पर तो आ गया हमारा ए ऑप्शन। चलिए भाई, फिर बोल रहा है वर्किंग कंडीशन बाय मीगर सैलरी। मीगर सैलरी मतलब क्या होता है, मीगर का मतलब होता है अल्प, कम, एकदम कम। क्या होता है, मीगर मतलब कम या अल्प। उनको सैलरी ही कम दी जा रही है ना। अब संविदा में जो जा रहा है उसको परमानेंट तो किया नहीं, बोले अभी तो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम हो रहा है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, इस बात का डर है। तो वो टीचर क्या कर रहा है, तो पैसा नहीं मिल रहा है, ऊपर से काम उनसे बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, तो क्या ईमानदारी से काम कैसे करेंगे भाई, पैसा जितना मिलेगा उस हिसाब से व्यक्ति काम भी करता है ना, उसमें उत्साह भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर के को आप ये कह देंगे कि लालची है। भाई पैसा चलो हमने माना सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है। और क्या एक टीचर को अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में खुशियां मनाए, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अपने परिवार अपने बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे पाए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। और इन सब चीज के लिए क्या चाहिए, इन सब चीजों के लिए अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। तो यहाँ पर उसकी कमी हो रही है ना। तो देखिए कमी के लिए क्या बताया मैंने, मीगर तो मतलब कम और अल्प सैलरी देने के कारण। तो कंडीशन क्या है, किसके कारण, कल कम सैलरी देने के कारण, है ना, कम सैलरी देने के कारण हालत खराब होते जा रही है उनकी, कंडीशन जो है वो खराब हो रही ना। तो खराब होने के लिए क्या कहते हैं, देखिए एक तो होता है बैड, है ना, बैड की सेकंड जो उसकी वो है, वो क्या होती है डिग्री, वर्स, इसमें लगा दो एन, वर्सन, है ना, वर्सन मतलब खराब से ज्यादा खराब होना। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्सन, है ना। भाई स्थिति उठ रही क्या, एराउज हो रही क्या, नहीं, और जुड़ रहा क्या उसमें, नहीं, ईज हो रही क्या, सरल हो रही क्या, नहीं, क्या हो रही है, बहुत खराब होते जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो अब देखिए जहां पर सबसे पहले ए होगा और जहां पर सबसे पहले बी होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ए बी कहां पर है, ए बी है सी में, देखिए ये वाला हमारा हो गया। मतलब यहां पर आ जाएगा रेदर और आ जाएगा यहां पर वर्सेंट। ये वर्ब है बेटा, वर्स है ना, या वर्सन जो है, ये वर्स क्या है, ये डिग्री है। ये किसकी डिग्री है बेटा, बैड की कंपेरेटिव डिग्री है। और इसी को क्या किया हमने, वर्ब बना दिए वर्सन, है ना, इसकी थर्ड फॉर्म बना दी ईडी लगाकर वर्सन, यानी बद से बदतर कर देना, बद से बदतर करना और बुरी स्थिति बना देना, दैट इज कॉल्ड वर्सन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये S1 S2 S3 और S4 वाले जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, और इसमें बेटा आपको गलत नहीं करना चाहिए। और ये ना मतलब एक्चुअली इसको चाहिए क्या, इसको प्रैक्टिस चाहिए बेटा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। द प्रैक्टिस इज द थिंग विच कैन मेक यू परफेक्ट। ये प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है ऐसा, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अचानक सारी चीजें समझ में नहीं आती। आप अगर 100 क्वेश्चन करते हो ना तो नए 10 क्वेश्चन पे आपके कमांड बनते हैं, और इस 100 क्वेश्चन को 1000 क्वेश्चन कर लो तो बराबर आपके 100 क्वेश्चन पे कमांड बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन आप 1000 क्वेश्चन कर लेंगे ना बेटा, डेफिनेटली आपको 100% सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, सोचने की जो शक्ति है वो अपने आप एबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए हमारा हम हमारे टॉपिक का ही नाम है ना, क्या क्या नाम है हमारी टॉपिक का, पहले बताइए। देखिए क्या है, वर्बल एबिलिटी। ये एबिलिटी की बात हो रही है ना, एबिलिटी की बात हो रही है। ये जो एबल नहीं है, जो कमजोर है, उसकी बात थोड़ी ना हो रही है। ये बात किसकी हो रही है भाई, ये बात हो रही है एबिलिटी की। और आप बोलेंगे नहीं सर हम तो कमजोर है, फिर भी हमको बता दो, हमको सिखा दो। भाई कैसे सिखा दे यार, सिखाना संभव नहीं है, हाँ सीखना संभव है, सीखा जा सकता है भाई। अ लॉट ऑफ डेडिकेशन विथ योर ग्रेट एफर्ट्स यू कैन लर्न समथिंग, बट इट इज इम्पॉसिबल टू टीच समथिंग टू समवन। किसी को कुछ सिखाना मुश्किल है ना, जब तक उसकी इच्छा नहीं है कैसे सिखाया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पर। क्या क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस है S1 से लेकर S4 तक, पैराग्राफ बिलो जो नीचे पैराग्राफ दिया है उसमें सेंटेंस S1 और S4 आर गिवन, जिसमें S1 और S4 दो सेंटेंस दिए गए हैं फ्रॉम द ऑप्शन P Q R, और नीचे जो P Q और R के जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीन ऑप्शन में से चूज करना है अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। क्रम से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से जो आएगा उसको हमें यहां पर करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीनियर
हाँ देखिए, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट अधेयर टू द क्लासिक मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन की बात हो रही है, जो जो बात हो रही है उसी से जुड़ा हुआ अगला वाक्य आना चाहिए। जो बात हो रही है पहले सेंटेंस में, उसके बाद का जो सेंटेंस है उसी से जुड़ा हुआ आता है। और अधेयर मतलब होता है प्रशंसा नहीं करना चाह रहे वो एग्जीक्यूटिव्स लोग, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है वो कुल मिलाकर क्या है, क्लासिक मॉडल मॉडल जो है उसके डिसीजन अगर लिया जाए तो उसके ऊपर वो बिल्कुल उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, उसको अपनी सहमति नहीं देना चाह रहे। तो अब बात आ रही है उसके बाद लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम। कह रहे हैं कि that sometimes involves dealing with unclear and इनकंसिस्टेंट सिचुएशंस एज वेल। अब कह रहा है देखिए डीलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और भी इन्वॉल्व्स डीलिंग विद अनक्लियर, यानी कोई चीज है जो अनक्लियर है और इनकंसिस्टेंट है, मतलब लगातार नहीं है, रुक रुक कर कोई चीजें हो रही है। तो कैसा होगा भाई, अब यहां पर बोले कौन सा सेंटेंस आएगा इस बात को समझते हैं। पहले पहले तो सेंटेंस को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो सम एक्सपर्ट्स कंसीडर इट टू रिस्की टू बी अडॉप्टेड एज अ स्ट्रेटेजी। फिर कह रहा है कि दैट इज फर्स्ट क्लियरली आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएटिंग, चैलेंजिंग, वेइंग ऑप्शंस, ओनली देन मेकिंग डिसीजन। फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स बिलीव इन देयर इंस्टिंक्ट्स टू रिजॉल्व डे टू डे चैलेंजेस। पहले तो अपन इसको ना क्लियर करते हैं भाई, चलो यार क्लियर कर दिया। तो अब देखिए, अब यहां पर समझने को कह रहा है कि दो सम एक्सपर्ट्स कंसीडर, मतलब कुछ एक्सपर्ट लोग समझते हैं, मानते हैं इट टू रिस्की, कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा, टू बी अडॉप्टेड एज ए स्ट्रेटेजी, किसको अडॉप्ट किया जाए। यहां एक्सपर्ट लोगों की तो बात हो ही नहीं रही, यहां बात किसकी हो रही बेटा, यहां हो रही है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव लोग बात कर रहे हैं, ए सिग्निफिकेंट नंबर, उनके भी कुछ खास लोगों की बात हो रही है, कुछ खास संख्या उनकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस का आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना, यहाँ तो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, एक्सपर्ट की बात कहां से आ रही है। तो अब जो कुछ भी होगा इन दो में से खेल होगा भाई, जो भी खेल होना है, अब ये दो में से खेल होना है। तो पहले कौन सा आएगा, मैंने कहा भाई यहां पर जो पहला सेंटेंस है हमारा किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिसीजन के बारे में बात कर रहा है। इसी डिसीजन के बारे में जो बात कर रहा होगा जो नेक्स्ट सेंटेंस, वो सेंटेंस यहां पर आ जाएगा। तो इसके बारे में कौन बात कर रहा है, चलो इसको देखते हैं। यहां कह रहे हैं सेकंड वाला, देखिए क्यू नंबर वाला, कि दैट इज फर्स्ट क्लियरली आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, एवोलेटिंग चैलेंजेस, वेइंग ऑप्शन, ओनली देन मेकिंग डिसीजन। ये आ गया। तो यहां पर तो आ गया हमारा क्यू, और जो बच गया आर आ जाएगा यहाँ पर। मतलब जिस जिस भी ऑप्शन में क्यू और आर दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और क्यू और दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन बी में, है ना। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही S1, S2, S3 और S4 सेंटेंस के है पैराजम्बल जो सेंटेंसेस दिया है उनको हमें पैराग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल स्कूल टीचर्स कंसीडर टेक्स्ट बुक, सभी स्कूल टीचर्स जो है वो ये मानते हैं कि जो टेक्स्ट बुक स्कूल में है टू बी एन इनवैल्यूएबल सोर्स, वो कोई खास सोर्स नहीं है ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट। छात्रों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए, नॉलेज देने के लिए वो जो है वो इनवैल्यूएबल सोर्स है, उतना खास नहीं है। और लास्ट में कौन सा सेंटेंस आ रहा है कि जनरली टेक्स्ट बुक्स फेल टू कैप्चर द नॉनसेंस दैट एन ऑब्जेक्टिव वर्क शुड कंसिस्ट ऑफ। और कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट बुक्स जो है ना बेटा, जनरली ये कैप्चर करने में, यानी कि जो समझदारी की चीजें ऑब्जेक्टिव वर्क है इसके लिए, इसमें जो भरा हुआ होता है उसके लिए पूरी तरह से फेल हो जाती है ना। तो इसी के बारे में कह रहा है। पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि बट इन माई एक्सपीरियंस सम बुक्स डिस्टोर्ड हिस्ट्री टू सूट अ स्पेसिफिक नरेटिव एंड वैल्यू सिस्टम। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री की बात हो रही है, तो हिस्ट्री की यहाँ बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है, एनवेलेबल इन वैल्यूएबल सोर्स, मतलब सोर्स कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, यानी हिस्ट्री है उससे कोई मतलब नहीं चलता, या मॉडर्न एज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, हिस्ट्री की बात कर दी, पहली चीज है ना। फिर है इन सम टेक्स्ट बुक्स फॉर एग्जांपल इन्वेडर। इन्वेडर मतलब क्या होता है, इन्वेडर मतलब वो होता है ना घुसपैठिए लोग, जो दूसरे देश के लोग आते हैं और वो हमारे देश में घुस जाते हैं। और ये बुक्स इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसमें दिया है, इन्वेडर्स के बारे में, इन बाहरी लोग, आक्रमणकारियों के बारे में कहा, विदेशी लोगों के बारे में। आर सोन टू बी मोर ह्यूमन, और इनको क्या बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूमन है, मानव है, मनुष्य है। भाई जो दूसरे के देश में, दूसरे के एरिया में, दूसरे के क्षेत्र में जाकर अगर घुसपैठी कर रहे हैं तो ह्यूमन कैसे हो सकता है, और बोल रहे सुपीरियर भी है। और क्या बताते हैं कि वो ज्यादा महान भी है एंड स्किलफुल देन नेटिव इंडियंस। और कहते हैं कि जो भारत में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं ना, इनसे ज्यादा स्किलफुल है ये लोग। तो ये कौन बना रही है, इन सम टेक्स्ट बुक, स्कूल की बुक्स हमें पढ़ा रही है, हमें पूरा इतिहास वही तो बताया जा रहा है मुगलों के बारे में, है ना। मतलब जिन जिन लोगों ने हमारे देश पर आकर कब्जा किया उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, और उनको क्या बताया जाता है कि वो ह्यूमन है, वो सुपीरियर है, और वो स्किलफुल है। तो मतलब नेटिव इंडियंस जो है वो सब बेकार है,
है ना। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही ना, हम अपने ही लोगों को गलत ठहरा रहे हैं, और जो बाहर से आकर हमारे यहाँ पर शासन कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद करने पे लगे हुए थे, पूरा गुलामी में हमने अपने जीवन को बिताया। ऐसे ऐसे समय जिन लोगों ने शासन किया उन लोगों को वो अच्छा बता रहे, जबकि वो लोग ऑलरेडी दूसरे देश से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो गलत है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि भाई, आगे कह रहा है कि सम बुक्स आर इलिस्ट्रेट एवरीथिंग विद पिक्चर एंड इमेजेस फॉर विजुअल लर्नर्स। भाई जो देखकर समझने वाले हैं ना, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो चित्र वित्र बनाकर, इलिस्ट्रेट मतलब चित्र बनाकर चीजों को बताना। जैसे हम बताते हैं ना भाई, एक लड़का था, है ना, एक लड़की थी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही चित्र बना बनाकर बता रहे हैं। तो उसमें भी तो चित्र दिए हुए हैं ना, उन लोगों के महान चित्र बना बनाकर लोगों को बताए गए। तो जो सारी चीज है वहां पर इस प्रकार से बताई जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें, तो पहला वाला सेंटेंस तो किसी कीमत पे इस टेक्स्ट से समझ में मतलब बैठ ही नहीं रहा उसको लेकर, है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्यू। यहाँ पर क्यों 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 आएगा, पहले उसको समझ लो। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, है ना, वो मिल नहीं रही है, इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या है, यही तो है ना, इन्वेडर्स के बारे में इनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, क्यू, और जो बच गया वो आर आ गया यहाँ पर। मतलब जहां पर भी क्यू और आर है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और दैट इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन विल बी, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए भाई, हम आ गए 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब हम 12वें नंबर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है आपको वाकई में समझ में आ रहा होगा, और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको आज नई चीजें भी सीखने को मिल रही होगी। तो बने रहिए बेटा लास्ट तक क्लास में। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आपके भले के लिए मैं काम कर रहा हूं। इस चीज को आप समझिए, और जो क्वेश्चन है इनको समझकर आप अपनी लाइफ में इसको कहीं ना कहीं उपयोग कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये कुछ अच्छा काम कर जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, कि एक एरर तो है, आइडेंटिफाई द पार्ट, उस पार्ट को पता लगाइए। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, अगर नहीं है तो फिर नो एरर कर दीजिए। कह रहा है कि द राइज, ये राइज ना बेटा वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है इसका मतलब, वृद्धि, बढ़ना। इन द प्राइस, प्राइस की वृद्धि होना, ऑफ ऑयल यानी तेल, तेली पदार्थ जितने भी है, एंड इंक्रीज, इंक्रीज भी क्या है, ये इसका भी मतलब होता है बढ़ना। इसका भी मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो ये भी क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। इन डिमांड हैज फोर्स सम फार्मर्स टू हार्वेस्ट, यानी इनकी डिमांड बढ़ते जा रही है। कि इनकी डिमांड बढ़ते जा रही है, एक तो प्राइस भी बढ़ते जा रहा है और तेलों की डिमांड भी बढ़ते जा रही है ना। तो इसलिए कुछ किसानों को ये जो है फोर्स कर रही है खेती करने के लिए, हार्वेस्ट, कि ऑयल क्रॉप यानी तेल की खेती की जाए। तेल मतलब जिनसे तेल निकलता है, फॉर बायोफ्यूल्स, है ना, फॉर बायोफ्यूल्स मतलब भाई जो भी बायोफ्यूल्स के लिए जो हार्वेस्ट, जो खेती की जाए वो तेल वगैरह के लिए, उसके लिए फार्मर्स जो है आप वो फोर्स हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि चलो इसकी खेती की जाए। इंसान खेती उसी की करेगा ना, एक किसान खेती किसकी करेगा, जिसकी वृद्धि होगी, जिसके मूल्य में बढ़ोतरी होगी, तो क्योंकि उससे ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, इसलिए वो उसकी खेती करेगा। अब इसमें गलत क्या है भाई, देखिए अभी तक के तो हमें कोई गलत नहीं मिला। यहाँ नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर जो दिया है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन है, एंड इंक्रीज ये नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, यहाँ डिमांड है, एक वचन है तो एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए हैज आया है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सम फॉर्म, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, टू हार्वेस्ट, इन्फिनेटिव भी सही दिया है, इन्फिनेटिव का भी यूज हो रहा है, ऑयल क्रॉप्स ये भी सही है, फॉर बायोफ्यूल्स, पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा सही है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये नो एरर है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि इट इज टू कोल्ड हियर। वाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिएगा। बताने के कौन से पार्ट में एरर है। कह रहा है कि इट इज टू कोल्ड हियर, कि भाई यहां पर जो है वो क्या है, या क्या बता रहा है कि ये बताने की कि भाई इट इज टू कोल्ड हियर, बहुत ज्यादा ठंड है यार यहाँ, और वी शुड ब्रिंग द वार्म क्लॉथ्स एंड द ब्लैंकेट्स, और हमें गर्म कपड़े और ब्लैंकेट वगैरह लेकर आना चाहिए। अब जब वो आ चुका है तभी तो बता रहा है ना वो कि यहाँ पर काम हो, मतलब उसने काम कर लिया है, वो आ चुका और फिर बता रहा है कि यहाँ बहुत ठंड है। और जब बहुत ठंड है तो अब लाना चाहिए भविष्य में, हम लाना भूल गए ना, हमको लाना था, लाना था कि लाना चाहिए, बिल्कुल लाना था, है ना। तो लाना था मतलब ये जो शुड है ना, ये तो फ्यूचर को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है बेटा, फ्यूचर इवेंट को। पर ठंड तो अभी पड़ रही है, मतलब एक्चुअल में हमें लाना था। तो लाना था में क्या होगा, शुड, शुड को पास्ट में डालना पड़ेगा, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर मैंने बोला कि शुड ब्रिंग, इसका मतलब है लाना चाहिए, मतलब ये भविष्य में लाना चाहिए। और अगर मैंने बोला कि शुड हैव ब्रॉट,
इसका मतलब है लाना चाहिए था। अब चाहे तो वर्ब लगा दो यहाँ पर, सॉरी सब्जेक्ट लगा दो। बोले वी शुड ब्रिंग, हमें लाना चाहिए मतलब भविष्य में काम करेंगे, और वी शुड हैव ब्रॉट यानी हमें लाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं ना, इट इज टू कोल्ड हियर, यार बहुत ठंड है यार यहाँ पर, हमें क्या है ला लेना चाहिए था। तो इस शुड की जगह क्या आना था, यहाँ पर आना था शुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ब्रॉट, क्योंकि ये पास्ट की बात बता रहे हैं, पास्ट की सलाह दे रहे हैं। पास्ट में काम नहीं हुआ और हम बताना चाह रहे हैं कि ये काम हमने कर लेना था, अगर हम ला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर जो एरर है किसमें, इट इज़ टू कोल्ड बिल्कुल सही है, वी शुड ब्रिंग ये वाला एरर हो गया, यानी बी पार्ट में यहाँ पर हमारा एरर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन बी जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये एरर वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर हैड मेड अ कंप्लेन, और फिर दिया ब्लैंक द प्यून, और कह रहा है द प्रिंसिपल। भाई जो टीचर है ना, इस बात को समझिए बेटा पहले तो, ये बहुत गजब की बात है, जो ये है ना मेक कंप्लेन, मेक अ कंप्लेंट। अब यहाँ पे ना बेटा ये ध्यान देखो, यहाँ पर आता है एक अगेंस्ट भी आता है, एक टू भी आता है, और एक अबाउट भी आता है। याद रखना जब अगेंस्ट ना किसी पर्सन के लिए की जाती है तब करते हैं, किसी समथिंग के लिए की जाती है तो टू लगाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जिससे की जाती है ना, मतलब जिससे की जाती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं टू, और अबाउट जो है वो समथिंग किसी चीज के लिए लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कंप्लेन द प्यून, ये प्यून की शिकायत कर रहा है तो उसके खिलाफ कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेंस्ट, और किससे कर रहा है, जिससे कर रहा है तो वो वहां पर क्या लग जाएगा बेटा टू। इसमें अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया होता क्या कि जैसे ये सेंटेंस ऐसा होता कि द, यहाँ से शुरू करते हैं, द टीचर मेड अ कंप्लेन, क्या दिया कि प्यून्स बिहेवियर, और फिर दिया द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे तो किसी कर रहा है पर्सन है ना, द प्यून, एक प्यून कौन है, एक पर्सन है, तो यहाँ अगेंस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर भाई प्रिंसिपल से कर रहा है तो यहाँ तो टू ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब प्यून की शिकायत नहीं कर रहा, प्यून के व्यवहार की शिकायत कर रहा है, मतलब यहाँ बात हो रही है किसी चीज की, समथिंग की, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर अब जो है वो आएगा अबाउट, क्या आएगा अबाउट। ये तीन चीज याद रखिएगा, अबाउट, अगेंस्ट और टू को, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब बहुत काम किया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फिर वही बात है, इसमें एक और दो खालिस्तान दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करना है। क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट साइंटिस्ट गैदर अ ह्यूज अमाउंट इन इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेशेंट्स। वो अपने पेशेंट्स के बारे में यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है वो जमा की, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। फिर आगे कह रहा है कि रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट मेडिकल रिसर्च कैन बी मैसिवली इम्प्रूव्ड बाय अ शिफ्ट टुवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद बोल रहा है सेकंड नंबर पे क्या आएगा, पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पहले पढ़ लेते हैं, तीनों को देखते हैं, फिर बाद में समझते हैं कि दिस कैन रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, फिर कह रहा है दिस कैन पेव द वे फॉर मोर इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अरे वाह यार, देखो क्या बोल रहा है कि कह रहा है दिस कैन पेव द वे, यानी कि चीजों को और बढ़ा देगा और मोर इनोवेटिव बना देगा और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बना देगा। तो ये वाला सेंटेंस तो कहीं से कहीं तक आ नहीं सकता, आएगा तो ये दो ही सेंटेंस आएंगे। अब ये तो तय हो गया, मतलब जिसमें भी बी ऑप्शन है, जैसे बी ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, और बी ऑप्शन किस किस में है, ये एक ये गलत हो गया, ये आएगा ही नहीं, देखिए नहीं आएगा। अब जो जो है ये दो में हमें सेलेक्ट करना है, इस दो में ही हमको समझना है कि क्या आएगा। तो चलिए इस पे हम कोशिश करते हैं, ये दो में क्या आएगा भाई, देखो दिस कैन रिजल्ट इज मोर एफिशिएंट एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। और फिर कह रहा है कि द प्रैक्टिस इंक्रीजेस, वाह क्या बात है, बहुत सिंपल तो है। कह रहा है इन ऑर्डर टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स मेडिकल ट्रीटमेंट साइंटिस्ट गैदर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेशेंट। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट से वो इकट्ठा की है, अब उसके ऊपर काम क्या होगा, द प्रैक्टिस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड एनालिसिंग डाटा। तो डाटा के बारे में बात, इंफॉर्मेशन और डाटा क्या है, दोनों तो एक ही चीज है ना। तो यहां पर कौन सा सेंटेंस आएगा बेटा, नंबर वन पे क्या आएगा, नंबर वन पे आ जाएगा हमारा सी, और यहाँ सी आएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर तो जो बच गया है वाला सेंटेंस आ जाएगा ए, है ना। तो अब जिस भी ऑप्शन में सी और ए
ये ऑप्शन है सी और ए, तो हो गया। देखिए डी में हमारा सी और ए ऑप्शन सही है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 16, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर। ये फिर एरर वाला है, तो चलिए एरर करते हैं, फाइंड करते हैं भाई। कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि ही हैड नॉट क्लियर द ड्यूज। उसने अभी ड्यूज जो है उसकी जो बकाया राशि है वो क्लियर नहीं की थी। बट पावर सप्लाई ऑफ हिज फैक्ट्री वाज डिसकनेक्टेड। बट क्या हुआ, उसकी पावर सप्लाई जो है ना वो बंद कर दी गई थी। अब बताओ भाई कारण इसमें गलत क्या है। बहुत सिंपल सा है बेटा, ध्यान से अगर आपने समझ लिया। याद रखना ये जो बट होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तब सही होगा। कह रहा है कि ही हैड नॉट क्लियर द ड्यूज, उसने तो अभी अपना बकाई राशि दी नहीं है, जो ड्यूज था वो पे नहीं किया है। और पावर लेकिन पावर सप्लाई जो है हिज फैक्ट्री वाज डिसकनेक्टेड, और उसकी जो पावर सप्लाई है उसको काट दिया गया है। तो भाई दोनों तो एक जैसा है ना, यानी उसने पैसे नहीं दिए इसलिए उसने काट दिए। यहाँ पर तो बट नहीं आना था, यहाँ क्या आना था एक्चुअल में, यहाँ तो देयरफॉर आना था, है ना। देयरफॉर कारण बताया जा रहा है ना, यहाँ पे विपरीत चीज थोड़ी ना है। तो ये जो बट वाला भाग है ना, ये बेटा हमारा गलत हो जाएगा। तो ये वाला भाग गलत है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसके लिए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास S1 S2 S3 और S4 वाला है। तो क्या कहता है, पहले तो इसको हम पढ़ लेते हैं। बोले लॉन्ग एगो, है ना, बहुत पहले की बात है भाई। Biologists observed that if an invertebrate animal embryo was divided into two parts, कि उनको जो है वो टू पार्ट्स में बांट दिया जाता है। देखिए पहले तो जो है ना इसको समझते हैं। इन्वर्टब्रेट मतलब जिनमें ना रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो एम्ब्रियो एनिमल्स होते हैं। जैसे जो इल्ली वगैरह नहीं होती क्या, बिना रीढ़ की हड्डी की होती है। इनको वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनको दो भागों में बांटा गया है। चलिए S2 S3 को छोड़कर हम S4 पर आते हैं। व्हाट रियली मेक्स अ डिफरेंस इज द वे द एम्ब्रियो इज कट। इट इज if it is not cut in plane where it was cut by the early investigators, it will not develop। तो अब इनके बारे में बात हो रही है। ऑब्जर्व, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व हुआ है, कुछ चीजों को हम लेकर चलते हैं। ऑब्जर्व हुआ है कि इनके बारे में बात चल रही है, इन्वर्टब्रेट एनिमल के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में बात चल रही है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बांटा गया। और अब हम इन तीन ऑप्शन को पढ़ते हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन, देखो यही मिल गया हमको, ऑब्जर्व हो रहा है तो यही ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ बात आ रही है। तो पहले में क्या आ गया, यहाँ पर पी आ गया भैया, आंख बंद करके लगा दी हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी हम कंफर्म नहीं करते लेकिन फिर भी हम अभी कोशिश करते हैं ना। टू बिलीव दैट एवरी सेल इन एम्ब्रियो हैज द स्कोप टू डेवलप इन अ होस्ट ऑफ डिफरेंट वेज। फिर कह रहा है सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड आर क्वालिटेटिवली डिस्परेट इन देयर ओन जेन स्ट्रक्चर। तो एक और देख लेते हैं। बट लेटर बायोलॉजिस्ट रियलाइज दैट इट वाज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही ज्यादा सरलीकरण करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, डेवलप वाली बात की है, इन्वेस्टिगेटर से बात की है, किसके बारे में, यानी आने वाले वेयर इट वाज कट बाय द अर्लियर, यानी पहले के। तो अब जो आ जाएंगे वो बाद वाले आ जाएंगे, तो लेटर बायोलॉजिस्ट आ जाएगा, है ना। तो बायोलॉजिस्ट भी तो वही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर अब P और R ये होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। द लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, PR। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। अगर एरर नहीं है तो फिर नो एरर बता दीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर मोहपात्रा as well as his friends were able to escape from the burning cinema hall। भाई देखिए यहाँ पे दिया as well as, अब याद रखना as well as मतलब together with, यानी उसको मिलाकर together with हो गया, या with हो गया, है ना, या including हो गया। ये सब क्या है, ये सब ना बेटा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब जो लगती है ना बेटा, याद रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अनुसार लगती है, वो लगती है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो हिज फ्रेंड्स है ना, ये तो हमारा क्या है, ये तो बेटा ऑब्जेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। और तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, मिस्टर मोहपात्रा, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अगर सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, तो ये वर्क क्यों आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इस बात को दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो कि जो प्रीपोजिशन होती है ना, प्रीपोजिशन, इसके बाद जो भी शब्द होगा तो वो क्या होगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी कोई भी वर्ब इसके अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं,
इसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी यूज नहीं होगी। वर्ब जिसके भी होगी इसके पहले जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब होगी। और इसके पहले क्या है, मोहपात्रा, ये क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर यानी वर्णी वाज होना था। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या आ जाएगा, अभी एरर को देखते हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो एरर हो जाएगा मिस्टर मोहपात्रा एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एबल, ये वाला जो है गलत है, मतलब यही हमारा ऑप्शन डी जो है इसके लिए एरर फाइंडिंग में हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question we have is the question number 19. You are going to read a text. भाई टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हो आप। Some text sentences parts of missing from the text. भाई उसमें से कुछ पार्ट्स है जो मिस हो गया है। चूज फ्रॉम द लिस्ट A to C, मतलब A B C में से चूज करना है द मोस्ट appropriate sentence, part of each gap missing, extra sentence, part the you do not need to use, और उसको मत लगाओ जिसकी जरूरत नहीं है। चलिए करते, कोशिश करें, लेट्स ट्राई। चलिए भाई शुरू करते हैं। आराम तो नहीं करना है, थक तो नहीं गए भाई, 18 क्वेश्चन हो गए, थक तो गए होंगे है ना, पर कोशिश करते हैं, बैठे बैठे करना ही तो है, दिमाग ही तो लगाना है, कौन सा हमें वजन उठाना है। चलो करते हैं। 19 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 19, दोज हु आर कंसर्न्ड अबाउट सोसाइटी मे बी ट्रबल्ड बाय द आइडिया ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा जो निर्भर हो जाते हैं लोग है ना, वो चिंता का विषय बन जाते हैं। किसके लिए? समाज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अगर ऐसा कोई आइडिया लेकर आ जाए कि पूरी तरह से ओवर डिपेंड हो जाए किस पर? टेक्नोलॉजी पर, तो आदमी शरीर से काम करेगा नहीं, तो उसका शरीर किसी लायक रहेगा नहीं। फिर यहाँ पर हमें एक सेंटेंस देना है, फिर आगे पढ़ रहे हैं कि वी हैव मेड टेक्नोलॉजी आवर प्राइमरी रिलीजियन एंड कल्चर, कि हमने हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमारी सबसे प्राइमरी रिलीजन एंड कल्चर बना लिया है। मतलब हमारा धर्म वही, हमारे संस्कार वही, सब वही बना लिया है ना। तो ये गलत बात है ना। हमें इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर जो है वो बिलीव नहीं करना चाहिए, उसी के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। देखते हैं, अब कह रहे हैं कि इट हैज स्टार्टेड टू ओवरटेक एज बिकॉज इट हैज क्रिपल्ड आवर एबिलिटी टू कीप अ ट्रैक ऑफ इवेंट्स अराउंड अस। क्या बात है, यही बात तो कही जा रही है जो यहाँ पर कही जा रही है ना। क्या कह रहे हैं, इट हैज स्टार्टेड, इसने शुरू कर चुका है भाई ये ओवरटेक अस, हम पर हावी होना, बिकॉज इट हैज क्रिपल्ड आवर एबिलिटी, इसने हमारी जो एबिलिटी है उसको क्रिपल्ड कर दिया, अपाहिज कर दिया है, टू कीप अ ट्रैक ऑन इवेंट्स अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास जो है ना, हम उसमें भाग ही नहीं लेना चाह रहे। हम सारी चीज़ क्या हो रहा है, हम किसके ऊपर हो रहा है, हम डिपेंड हो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, कि सब काम टेक्नोलॉजी कर देगी। आज व्यक्ति अगर थोड़ी सी दूरी पर भी जाना है ना, तो क्या करता है, मोटरसाइकिल उठाता है और फिर जाता है। एक दुकान पर दूध पैकेट लेने भी जाता है ना, तो क्या करता है, मोटरसाइकिल से जाता है। मतलब वो कर क्या रहा है, वो हर हाल में वो डिपेंड होते जा रहा है टेक्नोलॉजी पर। तो इसकी वजह से क्या, उसकी जो मसल्स है ना वो कमजोर होते जा रही है ना। तो ये वाली चीज तो चलो, हमको तो पहला तो आंसर ही मिल गया, ये है ना, ए, ये फर्स्ट पे आएगा। कह रहा आवर न्यू रिलीजन एंड कल्चर इज मेकिंग अस मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोडक्टिव। ये तो उल्टी बात कर दी ना इसने भाई, ये तो उल्टी बात। ये आवर न्यू रिलीजन, अब नया रिलीजन, नया धर्म क्या बन गया, यही तो बन गया ना। नया कल्चर भी यही बन गया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। और कह रहा है कि ये हमें बना रहा है मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर प्रोडक्टिव। तो भैया मोर प्रोडक्टिव कहाँ बना रहा है, ये तो हमें डल बनाते जा रहे हैं ना, है ना। ये हमें कॉन्फिडेंट नहीं बना रहा, हमें डिफिडेंट बना रहा है, डेफिडेंट बना रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। मतलब दूसरा ऑप्शन तो डेफिनेटली यही होगा कि आवर डिविएशन फ्रॉम आवर रूट्स अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू ट्रस्ट ईच अदर, कि हमारी एबिलिटी के ऊपर यह भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे के ऊपर, कि भरोसा नहीं कर पाते, हम इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते। अब हम क्या करें, हमने क्या शुरू कर दिया, मशीनों पर भरोसा करना चालू कर दिया है। तो मतलब जहां पर भी ऑप्शन ऐसा होगा, पहले में ए आएगा और दूसरे वाले ऑप्शन में जो है वो सी आएगा। ए और सी जहां पे देखिए बी में, ये ए और सी में क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा इसके लिए द आंसर, द बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बड़ा पड़ाव हमारा बढ़ चुका है। इतने अगर हमने इतने जो क्वेश्चन जो कर रहे हैं, अगर अभी तक हमने कौन बनेगा करोड़पति में अगर हमने ये क्वेश्चन किए होते और हमारे इतने क्वेश्चन अगर सही आ गए होते, तो अभी तक के तो हम करोड़ों कमा चुके होते, है ना। कितने क्वेश्चन होते करोड़पति में यार, मुझे तो नहीं पता, पर आपको पता हो तो बताइएगा कि कौन बनेगा करोड़पति में, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमिताभ बच्चन से बोलिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, तो कम से कम हमको इसमें इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी कि ना सर, और पैसे भी कमाने को मिल जाएगा। तो चलिए अपन 20 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। खैर, अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति करने दो, और हम मेहनत से करोड़पति बनेंगे। वो तो जुआ है ना एक प्रकार का, हम यहाँ मेहनत से करोड़पति बनेंगे। चलिए, एक बात और है बेटा, करोड़पति बनना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया जाए। जरूरी है कंटेंट बनना, जरूरी है संतुष्ट होना। अगर संतुष्टि है ना बेटा, तो सब कुछ है।
कुछ लोग हैं जो 100 रुपए में भी खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस 100 के आगे 100 जीरो भी लगा हो ना तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। तो जो संतुष्टि महाधन, संतुष्टि जो है सबसे बड़ा धन है, इसकी कोशिश करते हैं हम की। और जो सीखता है, सीख कर जो हासिल होता है ना बेटा, इससे बड़ी संतुष्टि कहीं और नहीं होती। अभी हमने 19 संतुष्टि देख ली, हम 20वीं संतुष्टि पर आ चुके हैं, है ना। हमारे पास 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हम 20वें क्वेश्चन पर आ गए। तो चलो शुरू करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन को। क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन? व्हाट डज इट से दिस क्वेश्चन? व्हाट डज दिस क्वेश्चन से कि फॉर द फोर सेंटेंस S1 to S4, ये फिर वही S1 S4 वाला हमारा क्वेश्चन है। पैराग्राफ बिलो जो दिया गया है, सेंटेंस S1 और S4 दिया गया, आर गिवन फ्रॉम द ऑप्शन PQR, चूज अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर S2 रिस्पेक्टिव एंड S3 रिस्पेक्टिवली। चलो क्रम से लगाते हैं, करे। तो S1 में दिया है, it is widely believed that people should engage in intellectual activities such as solving crosswords or playing sudoku to sharpen their mental ability। कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को शार्पन, तेज बनाने के लिए क्या करते हैं, सुडोकू खेलते हैं, क्रॉसवर्ड खेलते हैं। पता ना सुडोकू गेम आता है, वो नाम वगैरह बनाने पड़ते हैं, अक्षर दिए रहते हैं, ऐसे ऐसे ये रहते हैं। यहाँ पे रा, मान लो यहाँ रा लिखा है, यहाँ स लिखा है, तो यहाँ पर बीच में एक नाम आ जाए, ऐसा क्या, तो बोले राजेश, है ना। इस प्रकार से जो हम वो सुडोकू वगैरह खेलते हैं। तो ये क्यों खेलते हैं? ये हम इसलिए खेलते हैं ताकि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो जो है वो शार्पन हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, वो तेज हो जाए। उसके लिए हम क्रॉसवर्ड्स और सुडोकू जैसे गेम को खेलते हैं। S2 दिया नहीं है, S3 दिया नहीं है, S4 डायरेक्ट दे दिया है। व्हाट इट डज नॉट हैव और प्रूव इट वेदर देयर इज अ डायरेक्ट कैजुअल रिलेशनशिप। तो चलिए भाई इसमें क्या क्या आता है उसको देखते हैं कि बट अ रिसेंटली कंडक्टेड स्टडी शोज दैट सिंपली बाय टॉकिंग टू पीपल एंड एंगेजिंग इन सोशल इंटरेक्टिव सफिक्स। मतलब ये वाला जो है, इससे जुड़ा हुआ ये वाक्य हमें मिल गया। चलो अब इसको मानकर चलते भाई। कह रहे हैं कि लोगों से बात करते रहना और इंगेज रहना सोशल एक्टिविटीज में, सोशल चीजों में जुड़े रहना, इससे भी तो मेंटल एबिलिटी जो है वो शार्पन होती है। समाज से जो चीजें सीखने को मिलती है ना बेटा, वो शायद किताब नहीं सिखा सकती। लोग कहते हैं यार बादाम खाने से अकल आती है। मैं कहता बादाम खाने से अकल जितनी आती है ना, उससे ज्यादा अकल कब आती है, जब धोखे खाए जाते हैं, है ना। हालांकि ये मैं नहीं कहता हूं ऐसा, मैंने एक बार व्हाट्सएप पे मेरे एक मैसेज आया था, मैंने वही चीज आपके सामने रखी। अच्छी चीज बताने में क्या बुराई है ना। गलत चीज नहीं बताना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज तो जरूर करना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन शेयर जरूर करना चाहिए। भाई कितनी अच्छी बात कही थी कि बादाम खाने से दिमाग आता है। सबको बोलते हैं ना, बच्चों को हम बादाम खिलाते, बोले यार इसका दिमाग तेज होगा। मैं कहता हूँ बेटा बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, धोखे खाने से दिमाग बढ़ता है। तो यहाँ पर भी बात है, धोखे कहाँ मिलेंगे, समाज में मिलेंगे ना। समाज का ही व्यक्ति कोई ना कोई आपको धोखा देगा। तो जो समाज सिखाता ना बेटा, दुनिया की कोई ताकत नहीं, किसी किताब में वो ताकत नहीं, किसी टीचर में वो ताकत नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में वो ताकत नहीं कि आपको समाज में मतलब वो चीजें आपको सिखा दे जो समाज सिखाता है। अगर जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको क्या देखा जाता है कि यार आप समाज से जुड़े हुए कितने हैं। आपके इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन ले रहा है क्यों करता है, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, यार ये व्यक्ति आखिर समाज से जुड़ा हुआ कितना है। जब आप अगर समाज से जुड़े हुए होंगे, आपको चीजें पता है कि आपको उतार चढ़ाव क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, आपको जो जीवन में घटित होने वाली जो घटना है इसके बारे में अगर आप जानते हो, तो डेफिनेटली मतलब ये मानकर चलिए कि यू आर कनेक्टेड विद सोसाइटी, मतलब आप समाज से जुड़े हुए, मतलब यू हैव द इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज। जब आप सोशल एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट लगाते हो तो आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। और यही इंटरव्यूअर जो है वो आपके इंटरव्यू लेते समय देखता है कि यार आपके अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो आपको समाज से जोड़ती है। क्योंकि अगर आपको समाज से जोड़ने के बजाय समाज से तोड़ने का, समाज से अलग करने की अगर ये वाली चीज अगर आपके पास है, तो आप इंटरव्यू फेल कर लेते हैं। क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद में अगर आप अधिकारी बनते हो तो डेफिनेटली आपको समाज से जुड़ना है, ना कि उससे टूटना है। इसीलिए बेटा अब हमें समाज से जुड़े रहना चाहिए, समाज से मिलकर हमें काम करते रहना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए, लोगों से सीख लेते रहना चाहिए, और हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सीख लेते रहे और धोखे खाते रहे और सीखते रहे कि बोले जितने बादाम खाओ उतना दिमाग तेज होता है, तो बोले जितने धोखे खाओ उतना ज्यादा दिमाग तेज होता है, ऐसा नहीं है। तो समाज जो सिखाता है वो सीखने के लिए जरूर तैयार रहे, लेकिन इससे पहले कि धोखे खाए उससे पहले वो चीजों को सीखने की कोशिश करे। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। खैर वो भी बात जरूरी थी इसलिए मैंने आपसे कर ली कि बादाम खाने से जितनी अकल आती है ना बेटा, उससे कई गुना ज्यादा अकल जो है वो धोखे खाने से आती है। तो यहाँ पर भी बात वही आई कि अगर ये व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ रहेगा तो ये व्यक्ति इसमें जो है इसका जो मेंटल एबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर S2 में इसके बाद वही बात है, मेंटल एबिलिटी की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो है ये P वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब S3 में देखते हैं क्या आता है। The study suggests
दैट द मोर सोशल कॉन्टेक्ट पीपल स्टेबलाइज द बेटर देयर मेंटल स्किल्स। यानी कह रहे हैं कि जो सोशल कॉन्टेक्ट लोगों से जो सोशल कॉन्टेक्ट बना के रखता है, उनका जो मेंटल स्किल है वो ज़्यादा बेटर होती है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है, या स्टडी ऐसा पता किया, अध्ययन से पता किया है। तो ऑफकोर्स क्यू तो यहीं से आ जाएगा, और ये जो आर है इस ऑप्शन की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। कहने का मतलब, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू चैलेंज आवर ब्रेन्स विथ दीज टाइप्स ऑफ टास्क विथ एज, है ना। यानी उम्र के साथ ऐसे, भाई नहीं, बात यहाँ पर किस चीज़ की हो रही है, बात हो रही है रिलेशनशिप बनाने की, बात हो रही है मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की, तो सामाजिक स्थिति की बात आएगी। मतलब हमारा ऑप्शन में पी और क्यू जहाँ पर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पी कहाँ और क्यू कहाँ है, हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, the next question we have is 21 number, that is the following sentence pair can be combined into the better sentence, choose the option that combine the two sentences best। यानी दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, और ऐसा कौन सा सेंटेंस इसमें से चूज करना है कि कौन सा सबसे बेहतर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि वी थॉट द फिगर्स वर करेक्ट, हमें पता है कि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से सही हैं। वी हैव नाउ डिस्कवर्ड सम एरर्स, और हमने जो है कुछ एरर्स हमें प्राप्त हो गई। तो देखो, हम कह रहे हैं कि फिगर्स आर करेक्ट, और हमने कहा कि डिस्कवरिंग क्या हो रही है, यहाँ पर एरर को डिस्कवर किया जा रहा है। तो ये तो एक दूसरे के उल्टे हो गए ना बेटा। अगर ये एक दूसरे के उल्टे है तो बराबर है कुछ उल्टी चीज ही उल्टी चीज वाली चीज जुड़ी हुई होना चाहिए। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ अस, ये देखिए यहीं पे गलत हो गया ये, इन स्पाइट ऑफ अस टेकिंग दैट फिगर्स वर करेक्ट वी हैव नॉट, यहाँ पे वी हैव नाउ डिस्कवर्ड सम एरर, ये तो हो गया गलत। बिसाइड वी थॉट दैट द फिगर्स वर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं कि नेवरथलेस भी गलत हो गया, नेवरथलेस लग गया ना, वी थॉट दैट द फिगर वर करेक्ट, ऑल्दो, हालांकि, हाँ, यद्यपि, हालांकि, वी थॉट, हम ये मानते हैं, दैट द फिगर्स वर करेक्ट, हम मानते हैं कि फिगर जो है वो करेक्ट थे। भाई जो आंकड़े थे वो पूरी तरह से सही थे, लेकिन क्या बता रहा है कि फिर भी वी हैव नाउ डिस्कवर्ड सम एरर्स, हमें फिर भी हमने उसमें से कुछ जो एरर्स है वो पता लगा लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा बेटा। Option number A will be the answer for this question. The next question is question number 22. The following sentence can be revised into one better sentence. Choose the sentence that is the best revision. फिर वही सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले किया था। कह रहा है कि लाहौल स्पीति इज अ ब्यूटीफुल वैली, वो बहुत ब्यूटीफुल वैली है लाहौल स्पीति। कहाँ पे? इन हिमाचल प्रदेश में। इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल, मतलब ये यहाँ पर जो कहना चाह रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसमें एक वैली, एक जो घाटी है वो बहुत ही सुंदर है बेटा। क्या है वो? बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, तो लाहौल स्पीति इज अ ब्यूटीफुल वैली। लाहौल स्पीति कैसी है बेटा? यह है बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश पर में। और इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। एक्सेसिव मतलब यानी उसको हासिल करने लायक, वहां पहुंचने लायक, वहां सक्षम बना लिया जाए या उसको आसान बना दिया जाए, वहां पहुंचना उतना आसान नहीं है। भाई वैली है, घाटी है, सुंदर तो है, तो घाटियाँ बहुत खतरनाक होती है ना, तो इतनी आरामदायक, इतनी आसान तो नहीं होगा, वहां पर सुलभ काम तो नहीं होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। तो देखिए, चलिए करते हैं। चलो भाई, ऊपर से आते हैं। बोले लाहौल लाहौल स्पीति इज अ ब्यूटीफुल वैली इन हिमाचल प्रदेश वेयर इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। वेयर मतलब क्या? यहाँ पे वेयर की जरूरत ही नहीं थी बेटा, है ना। लाहौल स्पीति इज ब्यूटीफुल वैली इन हिमाचल प्रदेश बिकॉज, कारण थोड़ी ना है, मतलब वो सुलभ है, वहां पहुंचना आसान नहीं है, या पहुंचना आसान है क्या? वहां पर आसान नहीं है इसलिए अच्छी है क्या? मतलब जो चीज कठिन होगी वो अच्छी होगी, इसके कहने का मतलब, यह कारण ही गलत बता दिया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि लाहौल स्पीति इज ब्यूटीफुल वैली इन हिमाचल प्रदेश बट इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। भाई है, बट ये विपरीत हो गया। भाई ये सुंदर है लेकिन कैसी है? पहुंचने में सुलभ नहीं है ना। तो ये थर्ड हम लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं। लाहौल स्पीति इज ब्यूटीफुल वैली इन हिमाचल प्रदेश सो इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। ये भी सो वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो विपरीत वाली स्थिति आ रही है ना, तो बट आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? पहले इसको क्लियर करते हैं। इसका सी ऑप्शन जो है वो, द सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस पेयर कैन बी कंबाइंड इनटू वन बेटर सेंटेंस, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइन द टू सेंटेंसेस बेस्ट। भाई जो सेंटेंस इसमें बेस्ट होगा वो बताना। ये सेम वही स्थिति है जो हमने इससे पहले किया था।
कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस से छोटी मोटी चीजें बनना चाहिए। जैसे आपको कंजक्शन के यूजेस पता होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से ऐसे जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकते हैं। दिया है कि आई कंप्लीटेड द असेसमेंट, मैंने असाइनमेंट को जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई सबमिटेड द असाइनमेंट, और असाइनमेंट को जो काम दिया गया था उसको मैंने जमा भी कर दिया है। अब देखिए कह रहा है कि आई कंप्लीटेड बट सबमिटेड द असाइनमेंट, यानी मैंने कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन तो कंप्लीट किया तो सबमिटेड नहीं होना था। बट क्या करता है, हमेशा उल्टी बात करता है, पर ये दोनों तरफ एक जैसी बात हो गई, तो बट वाला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट एंड सबमिटेड, बिल्कुल एंड क्या कर रहा है, दोनों तरफ एक जैसी बात करता है, तो कंप्लीट भी किया और सबमिटेड किया, ये भी सही हो सकता है। ऑल दो आई कंप्लीट, चूंकि मैं कंप्लीट कर चुका हूं असाइनमेंट, आई सबमिटेड द असाइनमेंट, ये क्या बात हुई, अगर ऑल दो हालांकि मतलब कर लिया, ये गलत हो गया ना, फिर भी मतलब यहाँ उल्टी बात होना था। आई कंप्लीटेड असाइनमेंट हाउएवर आई, यहाँ पे भी उल्टी बात होना था जो कि गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा इसका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट एंड सबमिटेड इट, मैंने असाइनमेंट को कंप्लीट भी कर लिया और जमा भी कर दिया। ओके, तो लेट्स go to the next question. The next question we have is question number 24. Select the option that rearranges these jumbled parts into a meaningful sentences. ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान होते हैं, लेकिन देखिए आपको कम से कम इस पैटर्न पे चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है ना, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स भी आते हैं, है ना। अदर वर्ड्स में भी जो चीज़ें होती है उसके तरीके आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सेट करना है। तो इस पैटर्न में बात करें, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट का पता करते हैं। देखिए पहले क्या कह दिया उसको, देखो कि द डोमेस्टिक मार्केट, फिर दिस, फिर स्पेशल, फिर ब्रांड इज नॉट मिंट फॉर ऑफ टी, ऑफ दिया है, ऑफ के पहले कोई नाउन होना चाहिए। तो क्या ये हो सकता है द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ टी, नहीं, क्या हो जाएगा दिस स्पेशल ब्रांड ऑफ टी, हाँ ये हो सकता है। तो हमने यहाँ लिख लिया थोड़ा सा, दिस स्पेशल ब्रांड ऑफ टी। अब बात एक आ रही होगी बेटा आपके दिमाग में कि ये दिस से ही क्यों स्टार्ट हुआ, भाई ये भी तो स्टार्ट हो सकता था ना, द से भी तो स्टार्ट, ये भी तो नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसको भी तो बोले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया जा सकता था। एक्चुअली बेटा जो फर्स्ट टाइम जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो दिस से करवाते हैं, तो दिस हमारा स्टार्टिंग वर्ड हो गया, है ना, यानी सब्जेक्ट के साथ हमको मिल गया। बोले दिस स्पेशल ब्रांड ऑफ टी, यानी चाय का जो स्पेशल ब्रांड है ना। अब ये सब्जेक्ट मिल गया तो इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये आ गया, इसी के साथ मेन वर्ब भी लगी हुई, इज नॉट मेंट फॉर। अब जो बच गया है वो लगा दो लास्ट में, मेंट फॉर किसके लिए, द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये जहां पे मिल जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा कि दिस स्पेशल ब्रांड ऑफ टी इज नॉट मेंट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन बेटा नंबर 1 है, आप इन पर अगर फोकस करेंगे ना बेटा, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली यू विल एनहेंस योर इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे। इनके बदौलत आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हो। और वर्बल एबिलिटी में तो सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आपके जो 5 सेंसेस है ना, पूरे के पूरे सेंस खुले होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सेंसिबल लोगों का काम है, ये नॉनसेंस लोगों का काम नहीं है। जिसके पास सेंस है ना बेटा, वो इस चीज को कर सकता है। तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन को तो हमने कंप्लीट किया। द फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 25, the last question of today's class. So which of the following sentence uses formal language? भाई formal language कौन सी है, इस बात को समझिएगा। फॉर्मल लैंग्वेज बेटा वो होती है जिसमें हम डायरेक्ट खड़ी भाषा का यूज नहीं कर सकते, हमें सभ्यता का यूज करना है। किसका यूज करना है? यूज करना है हमें सभ्यता का। सॉरी यार, सभ्यता भी गलत लिख दिया। चलो समझ में तो आ रहा है ना आपको, गलत लिख दिया तो क्या हो गया, बोले नहीं, बोले सर से गलती नहीं होना चाहिए ना, तो हम उसको सुधार भी देते हैं। गलती होगी तो कोई बात नहीं ना, हम उसको सुधार लेंगे। ह्यूमन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक। भाई गलतियों का तो पुतला ही होता है ना आदमी, परंतु वी मस्ट बी रेडी टू मेंड इट। हमें अपनी गलती को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलो, हमने सभ्यता गलत लिख दी, अब सभ्यता हमने सही लिख दी। तो चलिए, तो कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है जो फॉर्मल है। हमने पिछली क्लास में भी फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। फॉर्मल जो होता है ना बेटा, वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती बातें, किसी पे थोपने वाली बातें नहीं होना चाहिए कि ऐसा है ना। आप ये कह सकते मुझे लगता है ना, ऐसी बात कर सकते हो। या फिर आप इसमें जैसे मैंने बताया था कि आप मे का यूज कर सकते हो, आप वुड का यूज कर सकते हो, आप कुड का यूज कर सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना। पोलाइटली आप बात करते हो तो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। या फिर आप प्लीज वगैरह जैसी चीजों का यूज करते हो। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि सी यूजेस लोड्स ऑफ एग्जाम्पल इन क्लास, ये तो सीधा सीधा हुआ, ये
कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं हुई। द इम्प्रूवमेंट्स कांट बी इंट्रोड्यूस ड्यू टू फंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये भी कुछ नहीं हुआ। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, चलो इसको बोले यार बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको थोड़ा सा कठिन बना दिया इन्होंने, है ना। अब कह रहा है न्यूमेरियस रिसर्च मेथड्स वर कंसीडर्ड फॉर द स्टडी। अच्छा ये देखो भाई, मैं नहीं मानता, एक बात रखना, जो पेशी वाइज होते हैं ना बेटा, देखिए पहले के ज़माने में महाराज अकबर होते थे तो वो कहते थे भाई डांस जब उनके सामने नृत्य वगैरह होता था ना, तो वो कहते थे कि पेश किया जाए। ये किसकी बात करते थे? ये पेशी वाइज में बात करते थे। इस अपराधी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, है ना, ऐसा क्या करते थे वो बात करते थे पेशी वाइज में। तो जो भी सेंटेंस आपको पेशी वाइज में इसमें मिलेगा, इसमें जो पेशी वाइज मिलेगा, दैट दैट सेंटेंस will be that sentence must be the formal language ऑफ द फॉर्मल लैंग्वेज। वो सेंटेंस जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज का सेंटेंस हो सकता है बेटा, है ना। तो देखिए न्यूमरस रिसर्च मेथड्स वर और वाज वर इज एन आर, इनके बाद अगर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो ये एक्टिवाइज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिवाइज होता है। तो हियर दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिवाइज, इट मीन्स दिस सेंटेंस विल बी द सेंटेंस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। एंड नाउ वी फाउंड आवर आंसर आल्सो, ओके। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। न्यूमेरियस रिसर्च मेथड्स वर कंसिडर्ड फॉर द स्टडी। ये रहे आज के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड नाउ। अब हमने कंप्लीट इसको कर लिया है। तो बेटा कैसी लगी आज की क्लास कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकूं। और हाँ, वीडियो जरूर लेंथी जरूर हो चुका है, वीडियो बड़ा जरूर हो चुका है, परंतु बेटा ठीक है, आप एक बार में नहीं तो 2 बार में 3 बार में इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आज के 25 क्वेश्चन, कल के 25 क्वेश्चन, यानी इस प्रकार से देखा जाए तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड द 50 क्वेश्चंस इन टू वीडियोस, 2 क्लासेस, ओके। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, वाकई में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। लोगों को क्या लगता है यार, हमें पुलिस की तैयारी करवा दो, हमें टीचर की तैयारी करवा दो, एमपीपीएससी की तैयारी करवा दो, यूपीएससी की तैयारी करवा दो, रेलवे की तैयारी करवा दो, अलग अलग प्रकार की बैंकिंग की तैयारी करवा दो, अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं, तैयारी करने की बात करते हैं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर जिसने इंग्लिश आती है, ये इंग्लिश ही तो पूछी जाएगी ना, और क्या पूछा जाएगा? कुछ नया थोड़ी ना पूछा जाएगा। जो कुछ पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश। तो बेटा इंग्लिश की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी मत करो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी ना तो फिर क्वेश्चन कुछ भी हो, कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप चीज़ों को कैसे करते हो, मतलब किस प्रकार का ज्ञान आप इंग्लिश में रखते हो। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको ये थोड़ा ना सीखना है यार कि अब एक बात बताइए बेटा, क्या टेंस बैंकिंग के लिए अलग हो जाएंगे? भाई बैंकिंग करना है तो बोले टेंस अलग सीखना है क्या? हाँ बोले यार नहीं, बोले हमको कुछ कम्युनिकेशन स्किल करना है, या फिर कहीं किसी चीज़ को हम स्पीकिंग की बात करते हैं, चलो भाई बोले स्पीकिंग करना है, तो क्या इसके लिए टेंस अलग हो जाएंगे? क्या इन का यूज अलग हो जाएगा? क्या इनटू का यूज अलग हो जाएगा? इन का यूज और इनटू का यूज सीखना है ना, हमें तो इंग्लिश सीखना है। हमें ये बैंकिंग के लिए या स्पीकिंग के लिए या फिर एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी अदर दूसरे एग्जाम के लिए नहीं करना है, हमें इंग्लिश के लिए तैयारी करना है ना। सो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप ना पहले इंग्लिश पर फोकस करें, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा, आप उतनी अच्छी इंग्लिश को में पकड़ बनाते चले जाएंगे। हाँ, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी बेसिक के बहुत सारे मतलब वीडियोस डाल के रखे, आप उन वीडियोस को देखिए, वहां से अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। याद रखना बेटा, जिसकी नींव कमजोर होगी ना, उसकी इमारत कभी भी गिर सकती है, और जिसकी नींव स्ट्रांग होगी, उसकी इमारत अगर कमजोर भी होगी तो गिरने में उसे टाइम लगेगा। गिराने वाले को भी बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो किसी के पास नहीं होगी कि जिसकी नींव मजबूत हो उसको गिरा सके, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू।